तो ये मैंने आपको टेम्परेचर का बताया था पिछले उसमें। तो टेम्परेचर क्यों इसमें हायर हम रखते हैं, मतलब ये ना हायर है ना लोअर है, ये एक ऑप्टिमम कंडीशन है। क्योंकि अगर आप हायर करते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड होता है, और अगर आप लोअर करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। तो इनके बीच में आपको कुछ ऐसा डिसीजन लेना है कि जिसमें दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही हो, ना तो आपका रिएक्शन बैकवर्ड हो और ना आपका रिएक्शन स्लो हो। तो उसके बीच वाला जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम कंडीशन है, दैट इज द 450 डिग्री सेल्सियस दैट वी आर सपोज टू प्रोवाइड। एक तो हमने हमने ये वाला मसला हल कर लिया अपना। Sir, दूसरा मसला हमने कैसे, हाँ बोलो बेटा। sir, will we be asked why 450 degrees Celsius is an नो नो optimum नो temperature? नो 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 Like in नो। Sir, if APT, if we're asked what would be an optimum temperature, then we एग्जैक्टली, have to say that. एग्जैक्टली यस। हाँ All जी, right. बिल्कुल बिल्कुल 100%। Okay. क्योंकि sir, दिस इज अ प्योरली प्रैक्टिकल वर्क। तो वी आर ओनली सपोज टू लाइक नो दीज टाइप ऑफ थिंग्स, अदरवाइज तो फिर हम आपको प्लांट पे ले जाके खड़ा कर दें, बोले चलो भाई ऑप्टिमाइज करो वहां पर इसे। तो खैर इतनी इंफॉर्मेशन एनफ है। हाँ जी, अब्दुल्ला या इब्राहिम कोई भी एक बोल रहा था शायद। sir, if the temperature is 550, we don't get enough ammonia, right? 450 नॉट 550। So yeah, 550. 450 ए is optimum, 450, right? So if it's यस 550, we're not getting enough ammonia, right? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि ये तो एक्सोथर्मिक सिस्टम है। एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर अगर तुमने बढ़ा दिया, इट्स गोइंग टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यू आर नॉट गेटिंग मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ अमोनिया एज वी वांट, एज वी आर सपोज टू बी। तो इसलिए वरना गलत हो जाएगा। अच्छा जी, और अगर आप कोई डेढ़ होशियार आ गया, कोई डेढ़ होशियार आ गया बंदा, वो कहे नहीं यार मैं तो यार 100 पे काम करके दिखाऊंगा। 100 पे तुम काम करोगे तो बेटा फिर तुम्हें एक महीने बाद अमोनिया मिलेगा, इतना रेट स्लो हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्टिमम हमने प्रोवाइड कर दिया उसे, दैट्स इनफ। आइए जरा अब, व्हाई द प्रेशर इज 200 एटमॉस्फेरिक। अच्छा, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्हें पता है ये बहुत ज्यादा नहीं है। ये बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं बड़े काम की, प्रेशर जो 200 है ना बेटा, ये भी आपका ऑप्टिमम प्रेशर है, पता है आपको। अब आप पूछो क्यों। बेटा प्रेशर का इंक्रीज करना इज टू मच एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है प्रेशर को इंक्रीज करना। उसकी वजह पता है क्या है। उसकी वजह ये है कि प्रेशर जब आप इंक्रीज करोगे तो आपके प्लांट में जो पाइप्स वगैरह लगे हुए हैं, जाहिर सी बात है इनको भी बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। इतना स्ट्रांग हो कि जब आप प्रेशर इंक्रीज कर दो आपका पाइप फट तो नहीं जाएगा कहीं। So if मतलब it's लेट too सपोज much, आप, then the pipes would burst, right? एग्जैक्टली exactly, पूरा प्लांट आपका बर्स्ट हो जाएगा भाई, पूरा प्लांट विल डिस्ट्रॉय। तो ये तो काम खराब हो गया। तो प्रेशर इंक्रीज करने से पहले यू आर सपोज टू प्रिपेयर योर प्लांट अकॉर्डिंगली। तो वो तो फिर बेटा चीजें बड़ी ही कोई एक्सपेंसिव हो जाएंगी। तो हमने इसका हल क्या निकाला, 200 atm इज एन ऑप्टिमम प्रेशर फॉर दिस रिएक्शन, फॉर दिस रिएक्शन। तो इसलिए ये भी एक ऑप्टिमम प्रेशर ही है। ऑल्सो 200 atm is also optimum pressure, pressure for this reaction। अच्छा, इस प्रेशर पर, ये जो आपने 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसे प्रोवाइड किया है, इस प्रेशर पर आपका अमोनिया भी बनता है, और विद अ फास्टर रेट, मोर अमोनिया with a faster rate is produced। तो ये भी आपका एक ऑप्टिमम कंडीशन है। और कैटलिस्ट तो आपको पता है यार, वो तो उसका तो इक्विलिब्रियम से बेटा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है यार। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम से कोई वास्ता नहीं है। तो आप कैटलिस्ट का, यानी जो हमने आयरन कैटलिस्ट यूज किया है, आप उसका क्या लिखोगे भाई, लिखो यार जो आपका कैटलिस्ट यानी कि जो आयरन है, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बल्कि वो आपका क्या कर रहा है, रिएक्शन को फास्टर कर रहा है। और खुद अनचेंज है, खुद क्या है वो अनचेंज है। तो मुझे लिखना चाहिए आयरन कैटलिस्ट is increasing
rate, is increasing rate, okay, is increasing rate without it's being used, without it's being used. Iron has no effect on the position There of nothing happens. Nothing will happen to the iron. equilibrium. नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अमोनिया के तो फिर ये क्वांटिटी पे रेट कोई को फर्क नहीं इंक्रीज कैसे आएगा। करता है? ओके, क्योंकि बेटा आपको ये तो पता है ना कि कैटलिस्ट लोअर कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर रहा है। मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल बताऊं, भाई मैंने आपको कहा कि आपको रूह अफ़ज़ा बनाना है, देखो रमजान से मुताल्लिक मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हें रूह अफ़ज़ा बनाना है और तुमने जब पानी में शुगर को डिसॉल्व करना है, वो जो शुगर है वो आपके पास, वो लंप ऑफ शुगर है आपके पास। लंप ऑफ शुगर का मतलब ये आपके पास शुगर के पार्टिकल का जो साइज है इट्स मोर एंड मोर साइज, बहुत ही ग्रेटर अमाउंट है आपका पार्टिकल का। तो जब आप उसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज्यादा स्टिर करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा शेक करना पड़ेगा, आपकी एनर्जी सारी की सारी जाया हो रही है, आपको रोजा लग जाएगा जल्दी जल्दी। अब अगर आपको कहूँ यार आप इस शुगर को डिसॉल्व करने से पहले ना आप क्या करो बेटा, आप इसको ग्राइंड कर लो। जब आपने शुगर को ग्राइंड करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मैं कहता हूँ अब इसको डिसॉल्व करो। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, 1 मिनट के अंदर अंदर वो शुगर जो है पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। सो द ग्राइंड करना इज अ कैटलिस्ट, बेसिकली द ग्राइंडर इज गोइंग टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, ओके, यस, अच्छा जी। अच्छा फिर क्या है, फिर आओ जरा आप किस पर, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस पर। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है, उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं और कुछ, लेकिन हेबर प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें इसमें ये जो टेम्परेचर वाली चीजें हैं, प्रेशर वाला ऑप्टिमम कंडीशन है, ये याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस ज्यादा आसान है। ओके, कोई मुझे बताएगा तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या हेबर होता है। प्रोसेस में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? बेटा हेबर में एक तो कंडीशन आपको याद रखनी है कि 450 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और प्रेशर इतना होना चाहिए, कैटलिस्ट इतना होना चाहिए। ओके सर। और दूसरा ये है कि इसमें अगर आपसे ये पूछ लिया कि यार ये 450 क्यों है, ये 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों है, तो आप ये बताओगे ना कि ये ऑप्टिमम कंडीशन है, तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे। कि अगर वो आपसे पूछे व्हाट इफ वी हैव डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन हेबर ऑफ अ हेबर प्रोसेस, रेट तो वुड आप कहोगे कि डिक्रीज, राइट? टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेट विल डिक्रीज, एंड व्हेन द रेट विल डिक्रीज, तो ये भी कोई इकोनॉमिकल बात तो नहीं है ना कि आपको प्रोडक्ट इतनी लेट मिल रहा है। वो बात सही है कि वो रिएक्शन के फेवर में है कि इट्स गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन अगेन बात वही है कि आपको 30% ही अमोनिया मिलेगा। एक ही बात है, अगर आपका फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो बहुत लेट हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं। बात समझ आ रही है। तो सर हमें हेबर प्रोसेस सिर्फ 30% अमोनिया मिलता है? हाँ, अगर आप ये कंडीशन थोड़ा सा इनको ऑल्टर करते हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अमोनिया मिल सकता है इससे, तो तभी तो हम ये कंडीशन चेंज कर रहे होते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा अमोनिया मिल जाए। बात समझ रहे हो, ये जी। इस 30% की वजह से ही हमने इसको क्या किया है, ये कंडीशन चेंज किए हैं। तो आप इनको फर्दर जो है ना वो करके अमोनिया का अमाउंट जो है वो हम चेंज कर सकते हैं इससे। तो जो जितने भी इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन होते हैं, खासतौर पर रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम आपका स्टैब्लिश होता है, तो इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन जब हम इनका इंट्रो देते हैं तो उसी वक्त हम बच्चे को बताते हैं दे नेवर गो टू कंप्लीशन, दे नेवर गो टू कंप्लीशन। जब कंप्लीट नहीं होंगे तो 100% प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, जब 100% प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी। ओके, आइए जरा कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस पर, And sir, आइए जरा it कॉन्ट्रैक्ट means it प्रोसेस पर। has no effect on position, means that there's no backward or the other type of reaction, right? Is ऐसे that ही, एग्जैक्टली। ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में अगर हम आए तो कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में हो रहा क्या होता है बेटा, आपके पास H2SO4 की प्रिपरेशन है ये,
H2SO4 की प्रिपरेशन है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन है ये। और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है सल्फर डाइऑक्साइड से और सल्फर ट्राइऑक्साइड से, यानी कि बेसिकली ये मैन्युफैक्चर ऑफ, ये क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले सल्फर का रिएक्शन करवाते हैं, उस ऑक्सीजन से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। और जो सेकंड रिएक्शन है आपका वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन, वो इक्विलिब्रियम है। अब इस कंडीशन यानी इस रिएक्शन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जो रिएक्शन है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है वो ऑब्वियस बात है कंप्लीट तो होंगे नहीं वो, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का आपको अच्छा अमाउंट नहीं मिलेगा। जब आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड का अमाउंट नहीं मिलेगा ना बेटा, पता है क्या होता है अगला काम, अगला काम ये हो रहा होता है, अगला काम ये हो रहा होता है। कहाँ कहाँ? H2O कैसे आ गया? अभी 1 मिनट रुक जाओ। तो H2SO4 के यहाँ पर टोटल 4 स्टेप्स है, यहाँ पर टोटल H2SO4 के 4 स्टेप्स हैं। एक में सल्फर डाइऑक्साइड बना, एक में सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड ने H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, H2H2O7 बना, फिर H2H2O7 का वाटर से रिएक्शन कराया तो सल्फ्यूरिक एसिड बना। भाई जब तक आपको SO3 का अच्छा अमाउंट नहीं मिलेगा तो आप कैसे रिएक्शन करवा के H2SO4 को प्रोड्यूस करोगे यार। तो इसलिए हमने क्या किया, इसकी कंडीशन में कुछ चेंजिंग की, जैसे टेम्परेचर इसका 450 डिग्री सेल्सियस किया, प्रेशर इसका 1 से लेकर 3 atm तक किया, और V2O5 इसमें कैटलिस्ट डाला। so this is this is the temperature, this is the pressure, this is the catalyst। तो जब आप ये कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे तो आपको मोर अमाउंट ऑफ SO3 मिलेगा। जब आपको मोर अमाउंट ऑफ SO3 मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके ज्यादा से ज्यादा H2H2O7 बनाएगा। बेटा इसको हम ओलियम कहते हैं, ओलियम, दिस इज ओलियम। और ओलियम वाटर से रिएक्शन करेगा तो H2SO4 बनाएगा, सिंपल सिंपल। अच्छा अब यहाँ पर एक और बात भी है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो भी वाटर से रिएक्शन करके H2SO4 बना सकता है, लेकिन हम करते नहीं क्योंकि बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, इसको अवॉइड करते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप पहले ओलियम बनाओ और ओलियम को आप डाइल्यूट कर दो वाटर से और वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, सिंपल। तो इसमें इतनी ज्यादा वो बातें नहीं है जितनी हेबर प्रोसेस में थी। So that's all about Haber process and contact process and also the reversible reactions। आप हमें इसके पास पेपर्स करने हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में ही कर पाएंगे।